बेटे अब हम आगे स्टार्ट करवाते हैं। थर्ड यूनिट का फर्स्ट पार्ट हमने करवा दिया था, लॉज ऑफ मोशन। आज फ्रिक्शन स्टार्ट करते हैं कि फ्रिक्शन क्या होता है, कैसे आता है, क्या कारण है, सारी चीजें। जहां पर जिस बच्चे को समझ में ना आए तो उसी टाइम अनम्यूट करके बोलना बेटे। देखो फ्रिक्शन होता क्या है। फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स है जो मोशन का ऑलवेज अपोज करता है, मोशन का अपोज करता है। ठीक है, कब आता है बेटे ये, जब एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर मूव करता है, देन एक अपोजिंग फोर्स आएगा जो उस मोशन का अपोज कर रहा है। एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर मूव कर दूसरे सरफेस का अपोज करेगा। दैट अपोजिंग फोर्स इज नोन एज फ्रिक्शन। दोबारा सुनिए बेटे, frictional force is a opposing force that oppose the motion. When one surface moves over the other surface, then it comes into play. तभी आपका मोशन फ्रिक्शन वर्किंग करता है। अब आता है इसके जो थ्योरी थी फ्रिक्शन के बारे में, क्या क्या बताया गया। तो अपने पास दो थ्योरियां होती है। एक पहले फ्रिक्शन के बारे में क्या बताया गया था जिसको हम ओल्ड थ्योरी बोलते हैं। ओल्ड थ्योरी में क्या कहा गया कि उन्होंने कहा कि जो सरफेस होता है, सरफेस एरिया, जैसे मेरा हाथ नजर आ रहा है, यहाँ पर मैंने एक बॉक्स रखा, जितनी जगह में रखा गया ये उसका सरफेस एरिया है, इतना रखा, ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया। तो उसने कहा कि जो फ्रिक्शन है वो डिपेंड करता है सरफेस एरिया के ऊपर, कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा होगा। सेकंड इसने क्या कहा, ओल्ड थ्योरी, मॉडर्न नहीं ओल्ड, उन्होंने कहा कि अगर सरफेस को एक्स्ट्रा स्मूथ बना दे, एक्स्ट्रा स्मूथ मींस बहुत ज्यादा स्मूथ, चिकना, उस टाइम जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है आपका वो वेनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है। आप कहते हो अगर स्मूथ आपका सरफेस स्मूथ होगा तो धीरे धीरे फ्रिक्शन कम होता है, और उसने कहा अगर एक्स्ट्रा स्मूथ कर दें तो फ्रिक्शन वेनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये दोनों चीजें गलत प्रूव कर दी गई मॉडर्न थ्योरी। तो अब जो हम थ्योरी एप्लीकेबल होती है, जो हम यूज करते हैं, उस थ्योरी का नाम है मॉडर्न थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी ने क्या कहा कि इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द सरफेस एरिया। प्रैक्टिकली उसने प्रूव करके दिखाया। कैसे बेटे, मान लीजिए कोई टेबल है, इस टेबल के ऊपर ये बॉक्स रखा है, ठीक है, और इधर मैंने सस्पेंड कर दिया 2 kg वेट। ये कहता अगर 2 kg का वेट होगा तो बॉक्स अपना चलना स्टार्ट कर देगा। उसने कहा सेम बॉक्स एक और एज इट इज बराबर है, छोटा नहीं नजर आए, बराबर है दोनों। अब दो टाइड हो गए तो कहते दोनों को चलाने के लिए यहाँ पर 2 kg वेट और आना चाहिए। 4 kg आते ही दोनों चलना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, इस बॉक्स को हटाया और ऊपर रख दिया बॉक्स। अब भी वो क्या देख रहे हैं कि 4 kg वेट अगर आप अप्लाई करते हो दोबारा से चलना शुरू कर दिया। तो यहां से उन्होंने क्या बताया, यहां से बताया देखो अभी जो सरफेस एरिया काउंट हो रहा है केवल ये काउंट हो रहा है, और जब बॉक्स आपका यहाँ पर रखा हुआ था तो सरफेस एरिया डबल था। तो सरफेस एरिया के ऊपर ये डिपेंड नहीं कर रहा, पहले भी आपका 4 kg से मूव होना। बोलो बेटे, फर्स्ट टाइम भी 4 kg से चलना स्टार्ट हुआ और अभी भी 4 kg से चलना स्टार्ट हुआ है। इट मीन्स इट डज नॉट डिपेंड अपॉन सरफेस एरिया। ये मॉडर्न थ्योरी की पोस्टुलेट है, मॉडर्न थ्योरी ने जो बताया। सेकंड कहा मॉडर्न थ्योरी ने, उसने कहा अगर सरफेस एक्स्ट्रा स्मूथ होगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वेनिश हो जाता है। पहली चीज आपको बता देता हूं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कभी भी खत्म नहीं होता, ऑलवेज प्रेजेंट होता है। हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, बट खत्म नहीं कर सकते हैं। तो मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कहता है, अगर सरफेस एक्स्ट्रा स्मूथ है, ज्यादा स्मूथ है, तब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वेनिश नहीं, डिक्रीज नहीं, वो इंक्रीज हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, कम नहीं ज्यादा। इसका एग्जाम्पल बताते हैं फिर आपको पता लगेगा। हम जो टाइल लेके आते हैं, टाइल आपकी बहुत ज्यादा स्मूथ होती है, एक्स्ट्रा स्मूथ जो बोलते हैं। अगर दो टाइल ज्यादा एक्स्ट्रा स्मूथ है, बहुत स्मूथ है,
दो टाइलों को पास में रखना है ऐसे, और फिर दोनों को सेपरेट करना। आप क्या देखोगे, जब दोनों को हम सेपरेट करते हैं तो बेटे सेपरेट नहीं हो पाए, मीनिंग दोनों आपस में चिपक जाती है, चिपकना जिसको बोलते हैं। तो चिपकना मीन्स अट्रैक्शन, दोनों के बीच में अट्रैक्शन। अट्रैक्शन का मीनिंग वहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज हो गया है। बेटे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन समझ में नहीं आया है तो सुनिए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, इरेगुलरिटी जो होती है सरफेस में, एक इरेगुलरिटी दूसरी इरेगुलरिटीज को ऐसे कंबाइन कर लेती है। जैसे अपनी जो स्लीपर्स होती है, चप्पल होती है जिनको हम पहनते हैं, उनके नीचे इरेगुलर शेप आती है, जब रोड के बिल्कुल फ्लैट नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब एक सरफेस दूसरे सरफेस में मूव होता है तो एक दूसरे को इंटरलॉक बंद होने करने की कोशिश करता है। और दो चीजों के अंदर जो फोर्स लगता है, दो डिफरेंट चीजों में जो फोर्स लगा, जो अट्रैक्शन मैं बोल रहा हूं, उसको हम बोलते हैं अडहेसिव फोर्स। उसका नाम क्या है? अडहेसिव फोर्स। एक अडहेसिव फोर्स होता है, एक होता है कोहेसिव फोर्स। अडहेसिव और कोहेसिव फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में जो फोर्स वर्क करता है उस फोर्स का नाम है अडहेसिव फोर्स। अडहेसिव जो फोर्स आता है बेटे वो टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगता है, और अगर दो सेम ऑब्जेक्ट के बीच में अप्लाई होगा फोर्स तो उस फोर्स का नाम होता है कोहेसिव फोर्स। ठीक है, जैसे लिक्विड लिक्विड में जो लगे उसको बोलेंगे कोहेसिव, पानी पानी के अंदर लगे, और पानी को हम जब अपने कपड़ों के ऊपर डालते हैं तो कपड़ों और पानी के बीच में फोर्स लगा, कपड़ों को गिला करता है पानी, तो वहां पर कौन सा फोर्स है? अडहेसिव। जब हम ग्राउंड पर चलते हैं तो बेटे दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग है, दोनों के बीच में जो फोर्स लगा दैट फोर्स इज नोन एज अडहेसिव फोर्स। अडहेसिव फोर्स जितना ज्यादा होगा, दोनों के बीच में फोर्स जितना ज्यादा होगा, अट्रैक्शन कॉम्बिनेशन जितना ज्यादा बनेगा, वहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा वर्क करेगा। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करूंगा तब मैं अडहेसिव फोर्स वर्क करवाऊंगा। ठीक है बेटे, ये सारी कहानी है या आप सबको समझनी है। जहां नोट करना है वो आपको मैं बताऊंगा क्या चीज नोट करना, ठीक है, बट समझनी सारी चीजें हैं। क्या बताया बेटे, दोबारा से सुन लो। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ए अपोजिंग फोर्स दैट अपोज द मोशन, जो मोशन का अपोज करता है। कब आता है? इट विल कम व्हेन वन सरफेस मूव ओवर द अदर सरफेस, एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर मूव करता है। अपने पास फ्रिक्शन के बारे में दो थ्योरियां हैं। ओल्ड थ्योरी कहती है डज नॉट डिपेंड अपॉन सरफेस एरिया इफ, सेकंड, if the surface is extra smooth then the force of friction will vanish। but modern theory क्या कहती है? it does not depend upon surface area। और second point क्या बोला? if surface is extra smooth then force of friction will increase not decrease। force of friction आपका क्या हो जाएगा? increase हो जाता है। बेटे ये अपने आप को अनम्यूट कीजिए, कौन आया बाद में बच्चा? प्रीतम और अमित दोनों म्यूट कीजिए बेटे, प्रीतम म्यूट कीजिए बेटे। अच्छा बेटे, मॉडर्न और दोनों थ्योरी बता दिया। फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन बोला हमें, फ्रिक्शन अपने पास दो टाइप का होता है, एक होता है एक्सटर्नल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और एक आता है इंटरनल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। बेटे एक्सटर्नल कौन सा है? जो हम आपको बता रहे हैं, गाड़ियां हैं रोड के ऊपर चलती हैं या हम चलते हैं, दो सरफेस एक्सटर्नली जहां आप लोग देख सकते हैं, एक्सटर्नली जहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है उसको एक्सटर्नल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। अब तक तुमने जो पढ़ा है पीछे वाली क्लासेज में, 9th क्लास में आया होगा, वो सारा कौन सा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है? एक्सटर्नल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। सेकंड पॉइंट होता है इंटरनल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इंटरनल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है बेटे अपने पास? इंटरनल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो लिक्विड लिक्विड के बीच में लगे। जैसे मैंने बताया पानी जब फ्लो करता है, पानी के पास लेयर्स होती हैं, पानी अलग अलग लेयर्स में फ्लो करता है, तो उन लेयर्स में दो लेयर के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा, जो अपोजिंग फोर्स लगा, दैट फोर्स इज नोन एज, क्या बोलते हैं? नाम तो होता है विस्कोसिटी, और वैसे हम बोलते हैं इंटरनल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अपने पास जो टॉपिक है इसमें हम केवल और केवल एक्सटर्नल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटे अभी तक आपने करना क्या है? सबसे पहले स्टेटमेंट लिखना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, कितने टाइप का है? दो टाइप का है। और अब जो टाइप स्टार्ट होंगी हम कौन सी पढ़ेंगे? ओनली एक्सटर्नल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन।
इंटरनल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपने पास बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आती है, यूनिट नंबर 7, उसमें कंप्लीट पढ़ाएंगे। अभी एक्सटर्नल के बारे में बताता हूँ। एक्सटर्नल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपने पास 3 टाइप का होता है। पहली टाइप है स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दूसरी है लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, पहली टाइप आती है बेटे स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, सेकंड होता है लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और तीसरी जो टाइप आती है उसको हम बोलते हैं बेटे काइनेटिक बोल सकते हो या डायनामिक बोल सकते हो। काइनेटिक वर्ड यूज कर लीजिए या क्या बोलिए डायनामिक, दोनों इसी के नाम होते हैं बेटे, काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या डायनामिक। ठीक है, डायनामिक भी मोशन होता है, काइनेटिक भी मोशन होता है, दोनों ही मोशन के नाम होते हैं। तो बोल रहा है क्या बच्चा? नहीं बेटे, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वर्डिंग से याद करना। काइनेमेटिक्स जब स्टार्ट करवाई थी तब आपसे बताया था काइनेमेटिक्स जिसकी ब्रांच है वो फिजिक्स है मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, स्टैटिक, काइनेमेटिक और डायनामिक। स्टैटिक का मीनिंग होता है रेस्ट, डायनामिक का मीनिंग होता है मोशन, और काइनेमेटिक का मीनिंग भी मोशन होता है। ठीक है, बट फोर्स का रीजन आ जाता है, क्यों जी, जो फोर्स दोनों में अलग अलग जो डिफ्रेंशिएट करता है काइनेटिक और डायनामिक को। अब पढ़ाता हूं स्टैटिक क्या है। बेटे सुनो, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है जब आपकी गाड़ी रोड के ऊपर खड़ी हुई है, चलना स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है, उस टाइम उन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो कौन सा है? स्टैटिक। अगर स्टेटमेंट की फॉर्म में बोलना चाहूंगा तो ये होता है बेटे दैट अपोजिंग फोर्स comes between two layers, two surface, या the opposing force which comes into play when one surface moves over the other surface। एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर मूव करेगा ऐसे, बट इन एक्चुअल देयर इज नो मोशन। क्या ये दोनों चल रहे हैं, कोई अपोज हो रहे? नहीं, एक्चुअल में उनके बीच में कोई मोशन नहीं है। मोशन नहीं है तो हम उसको क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर बेटे, क्या बोलेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन। आप ये सोचो गाड़ी रोड के ऊपर खड़ी है, अगर हम उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं तब बेटे उस टाइम, जब तक हमने उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया है उस टाइम तक वहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है? 0। समझ में आया? अगर गाड़ी रोड के ऊपर खड़ी हुई है, हमने उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया, मीन्स अप्लाइड फोर्स नहीं है, जब तक अप्लाइड फोर्स नहीं होगा तब तक वहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं होता है। इसीलिए बोला जाता है स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑल्सो नोन एज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्या मतलब है बेटे? सुनिए, मैंने क्या बोला है, जब तक गाड़ी रोड पे खड़ी है, एक मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो फ्रिक्शन का नाम कौन सा बोल दिया? स्टैटिक। ठीक है, अच्छा, अब मैंने आगे क्या कहा आपसे कि जब तक गाड़ी रेस्ट में है, उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया है, इट मीन्स वहां पर कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है। क्लियर हुआ? अच्छा, जैसे ही एक बच्चे ने आके उस ट्रक को धक्का लगाया, पुश किया, मीन्स फोर्स अप्लाई किया हमने, तो बेटे जितना हमने फोर्स लगाया उस ट्रक ने उतना ही क्या दे दिया? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, उतना ही। ठीक है, 2 बच्चे आके फोर्स लगा रहे में ट्रक चलना स्टार्ट नहीं हुआ, इट मीन्स अप्लाइड फोर्स बढ़ गया तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ गया। ऐसे करते हुए चलेंगे, करते हुए चलेंगे, और जब वो लिमिट आएगी, कौन सी लिमिट? कि अब आपका ट्रक जस्ट चलने वाला है। आप देखते हो ना कि कोई चीज है बस जस्ट चली, आपको नजर आता है हाँ चलने वाली, जस्ट चली, तो चलने वाली जब है कि हाँ अब चली, उस टाइम जो उसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो बेटे मैक्सिमम होगा। मैंने कहा जब फोर्स नहीं लगाया तो 0, जैसे हम फोर्स लगा रहे हैं फ्रिक्शन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और अब वो कंडीशन आ गई, अब आपका ऑब्जेक्ट जस्ट चलने वाला है, इट मीन्स उस टाइम जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम है। और कौन सा है वो? स्टैटिक्स। उस टाइम जो मैक्सिमम लिमिट है स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की, उसी का नाम क्या होता है? लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। कि आप कौन क्या बताया बेटे? स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम लिमिट होगा, जो मैक्सिमम फ्रिक्शन आएगा,
उसी को हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक। कि कब आता है बेटे, कि जब आपका ऑब्जेक्ट का मोशन जस्ट टू स्टार्ट, कि अब स्टार्ट हुआ, उस टाइम जो आएगी वैल्यू उसको बोलते हैं लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। बेटे ये म्यूट कीजिए। इसके बाद अब जस्ट चलने वाला था और गाड़ी स्टार्ट हो गई, चल पड़ी, चली, उस टाइम उसमें फ्रिक्शन कौन सा आ जाता है, काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। बेटे काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से स्लाइटली लेस देन होता है, थोड़ा सा कम होता है। तो तीनों की स्टेटमेंट मैं आपको बता देता हूँ। स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन विच वन सरफेस मूव्स ओवर द अदर सरफेस बट इन एक्चुअल देयर इज नो मोशन। मतलब उनके बीच में कोई मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है। फिर मैंने क्या बोला, वन सरफेस मूव्स ओवर द सरफेस, मैंने ये कहा जब हम उस पे क्या लगाएंगे, अप्लाइड फोर्स, इसलिए बोल रहे हैं। बट एक्चुअल में वो चलना स्टार्ट नहीं हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक फोर्स। लिमिटिंग, when one surface moves over the other surface and the object just to move means just चलने वाला है, that force of friction is known as limiting force of friction, या maximum limit of static friction is known as limiting force of friction। तीसरा कौन आता है, काइनेटिक, when one object moves over the other object, when one surface moves over the other surface then it is known as kinetic। कि मोशन स्टार्ट हो चुका है, जब मोशन स्टार्ट हो जाए तो काइनेटिक या डायनामिक दोनों बोल सकते हैं। ये इससे स्लाइटली कम होता है, इट मींस सबसे ज्यादा मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कौन है, लिमिटिंग। मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पूछ लिया जाए तो आंसर आएगा आपका लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और सबसे कम पूछा जाए कि मिनिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कौन है, तो वो आता है बेटे काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। मैक्सिमम लिमिटिंग और मिनिमम काइनेटिक, काइनेटिक या डायनामिक। इसको भी दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं, इस फ्रिक्शन को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। दो पार्ट्स कौन से, काइनेटिक में, कि मोशन जब स्टार्ट हुआ, जैसे ये डस्टर नजर आया, इस डस्टर को मैंने ऐसे खींचा, ये क्या कर रहा है, स्लाइड। और अगर मैं इस मार्कर की बात करता हूं, ये मार्कर मोशन में आ गया, ये क्या हो रहा है, रोल। तो यहाँ पर कौन सा फ्रिक्शन है, रोलिंग फ्रिक्शन, और डस्टर को मूव करवाया तो कौन सा था, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो बेटे काइनेटिक फ्रिक्शन की भी दो टाइप हो जाती है, एक टाइप का नाम है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और दूसरी टाइप कौन है, रोलिंग फ्रिक्शन। अब इन दोनों में हम देखते हैं तो कम कौन है, सबसे कम कौन है, और वो आता है रोलिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। दोनों की स्टेटमेंट अगर बतानी है तो क्या बोलोगे, when one surface slide over the other surface then that force of friction is known as, क्या नाम होगा बेटे, sliding force of friction। और when one surface roll over the other surface, एक सरफेस दूसरे सरफेस पे अगर रोल हो रहा है तो उस टाइम कौन सा आता है, रोलिंग फ्रिक्शन। मिनिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज रोलिंग फ्रिक्शन, सबसे जो कम होता है फ्रिक्शन उसका नाम रोलिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है। इसीलिए आप देखते हो गाड़ियों में जो टायर होते हैं, गाड़ियों के टायर सर्कुलर शेप के बनाए जाते हैं, सर्कुलर इन शेप। जितनी भी गाड़ियां हैं, क्वेश्चन पूछ लिया जाए कंसेप्चुअल में आता है कि गाड़ियों के जो टायर होते हैं सर्कुलर शेप में होते हैं, वाई, तो आप रीजन क्या दोगे इसका, बिकॉज, क्या रीजन होगा, बिकॉज रोलिंग फ्रिक्शन इज द मिनिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, सो द शेप ऑफ द टायर आर इन सर्कुलर इन शेप। क्लियर बेटे। यहाँ पर एक ग्राफ और बनाते हैं, ग्राफ आता है आपके पास, एक बार सुन लेना, एक बार देख लेना। जहां भी मैं F यूज करूंगा, F का नाम होगा ऑलवेज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और जहां भी P यूज करेंगे, P का नाम होता है बेटे अप्लाइड फोर्स। हमने जो फोर्स लगाया, एक्सटर्नल जो फोर्स होता है वो रिप्रेजेंटेड होगा पूरी चैप्टर में P से, और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगा वो रिप्रेजेंट होगा आपका F से। दोनों के बीच में जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो बेटे कुछ आपका ग्राफ कुछ ऐसा आता है, मतलब ये आपके पास स्टैटिक, अभी मैंने कहा जब गाड़ी रेस्ट में है तो फ्रिक्शन जीरो, कोई फोर्स नहीं लगाया। जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ता गया, और ये वो स्टेज आ गई, ये वो जगह है जहां पर, ये वो जगह है
जहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मैक्सिमम है। तो बेटे ये तो है स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, लिख लेना ये स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ पर कौन है, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और ये कौन है, काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये है स्टैटिक, ये है लिमिटिंग, और ये कौन आ गया, काइनेटिक। स्टैटिक, लिमिटिंग, काइनेटिक, तीनों को ग्राफ से हमने रिप्रेजेंट करके आपको दिखा दिया है। बेटे क्लियर हुआ, यहां तक समझ में आया? रेस्पॉन्स दिया करो, शाबाश। कोई एक बच्चा बोलिए, अगर कहीं दिक्कत है तो जल्दी बोलो बेटे, फिर नहीं आगे करवाता हूं मैं काम स्टार्ट। बेटे समझ आया कि नहीं आया? आ गया सर। तेज बोल भाई, कौन बोल रहा है? आ गया सर। ठीक है बेटे, ठीक है। इसके बाद आता है क्योज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। कि जो हम बार बार बोल रहे हैं रोलिंग फ्रिक्शन, क्या क्योज है, क्या कारण है? बेटे आप सुनो, मैं बोर्ड पे आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मार्कर बोर्ड के ऊपर चल रहा है, किसके कारण चल रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। कई बार आपने देखा होगा जब आपके टीचर पढ़ाते हैं चौक से, तो चौक काफी जगह चलना बंद हो जाता है, स्लिप करता है। क्यों? क्योंकि वहां पर आपका सरफेस ज्यादा स्मूथ है, और स्मूथ होने के कारण अपोजिट फोर्स नहीं लग पाता, अपोजिंग फोर्स नहीं आता है, इस वजह से फ्रिक्शन नहीं होता है, तो आपका चौक वहां पर वर्क नहीं करता। तो वैसे ही आप देखिए, आप जो रोलिंग फ्रिक्शन बता रहे हैं, रोलिंग फ्रिक्शन का क्यों कारण कैसे होता है वो सुनो। गाड़ियों के टायर देखे हैं, और जब गाड़ी चलती है तो आपने देखा होगा जो टायर है हल्का सा माउंट होता है, डिप्रेस हो जाता है बेटे, नीचे दबा हुआ होता है ना। मीनिंग मान लीजिए ये रोड था, ये रोड है, और वो टायर कंप्रेस हो, डिप्रेस हो गया, डिप्रेस ऐसे हल्का सा डिप्रेस होता है। हल्का हो ज्यादा हो वो आपको पता है कैसा होगा। अगर टायर आपका फुल्ली फ्लैटेड, मतलब उसके अंदर फुल हवा भर रखी है, तो आप क्या कहोगे, सर वो बहुत कम कंप्रेस, नीचे की साइड डिप्रेस होगा। और अगर हवा कम है तो बहुत ज्यादा होता है। तो सुनो बेटे क्या होता है, ये जैसे ही डिप्रेस हुआ पार्ट, अब आप देखोगे यहाँ पर आगे चलने के लिए गाड़ी के आगे हम पत्थर लगा देते हैं, टायर के आगे, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में ओट बोलते हैं, ताकि गाड़ी आगे चले नहीं। अब गाड़ी को अगर आगे चलना है तो बेटे उससे ऊपर आने के लिए हमें एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ता है। सेम यही कहता है, देखो ये टायर हो गया डिप्रेस, नीचे आ गया। अब टायर और रोड के बीच में एक फोर्स लग रहा है, दैट फोर्स इज नोन एज एडहेसिव फोर्स, जो मैंने शुरू में कहा। इस टायर और रोड के बीच में जो फोर्स लगा, दैट फोर्स इज नोन एज एडहेसिव फोर्स। अब जो वर्क करेगा ये टायर चलने के लिए, देखो हर बार इससे ऊपर आने की कोशिश करेगा। जो माउंट है, ओट माउंट वर्ड बोलते हैं, माउंट, इससे ऊपर आने के लिए फोर्स अप्लाई करेगा, पहली चीज। दूसरा, अगर इसमें जैसे मैंने कहा हवा कम है तो ज्यादा डिप्रेस होगा, ज्यादा डिप्रेस होगा तो मतलब क्या है, जो एडहेसिव फोर्स है जितना ज्यादा इंक्रीज होगा उतना ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। तो बेटे रोलिंग फ्रिक्शन का क्योज पूछ लिया जाए तो कौन होता है, एडहेसिव फोर्स होता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि आपके जो साइकिल बोल लीजिए, बाइसिकल बोल लीजिए, उसके जो टायर होते हैं अगर उनमें फुल हवा भर देते हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है, कैसे? तो आप क्या बोलोगे, व्हेन द टायर आर फुल्ली इन्फ्लेटेड एट दैट टाइम द फोर्स ऑफ एडहेसिव फोर्स विल डिक्रीज, सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल डिक्रीज। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वहां पर क्या हो जाता है बेटे, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये आपको मैंने पहले बता दिया। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑल्सो नोन एज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। कैसे? जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ाते हैं वैसे वैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ता है। स्टैटिक फ्रिक्शन में भी स्ट्रेट लाइन डायग्राम बनाया था, स्ट्रेट लाइन खींची थी कि जैसे जैसे मैं अप्लाइड फोर्स बढ़ाऊंगा वैसे वैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ता है। इस वजह से इसको हम क्या नाम देते हैं, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। कि अपने आप, सेल्फ मतलब अपने आप उसको क्या करते हुए चल रहा है, एडजस्ट करते हुए चल रहा है, इसलिए बोलते हैं सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। आज जो पढ़ाया अभी तक मैंने,
अच्छे से सुनो बेटे, जो आपको अच्छे से पढ़ना है। एक बता दिया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, दो टाइप का है, एक्सटर्नल इंटरनल। इसके बाद आपको बता एक्सटर्नल फ्रिक्शन तीन टाइप का है, स्टैटिक, लिमिटिंग और काइनेटिक। काइनेटिक दो टाइप का बन जाता है, रोलिंग और स्लाइडिंग। सबसे ज्यादा पूछा जाता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मैक्सिमम कौन होता है, क्वेश्चन तो ये आता है मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कौन सा होता है, तो आंसर होगा लिमिटिंग। और सबसे कम कौन होता है, तो आप काइनेटिक बोलिए या रोलिंग बोलिए, रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है। इसीलिए आप देखते हो गाड़ियों के टायर आपके किस शेप के होते हैं, सर्कुलर इन शेप। क्वेश्चन जी आता है सर्कुलर इन शेप क्यों बनाए जाते हैं, तो आपका एक आंसर होना चाहिए बिकॉज रोलिंग फ्रिक्शन इज द मिनिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, सो द टायर आर इन द शेप ऑफ सर्कुलर, सर्कल की शेप में बनाते हैं। ओके बेटे, इसके बाद हम आगे चलेंगे। क्या बताया आपको, क्योज बता दिया है। रोलिंग फ्रिक्शन का क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन को सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। अब आते हैं लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो हम पढ़ा रहे हैं उसके लॉज क्या हैं, यही से आगे चलेगा। अपना टॉपिक का नाम है लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। पहला लॉ देखिए, पहला लॉ ये होता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी नॉर्मल रिएक्शन। अब वर्ड आ गया नॉर्मल रिएक्शन जो पढ़ना है, पहले भी पढ़ाया होगा नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल वर्ड होता है 90 डिग्री, रिएक्शन होता है एक्शन के अगेंस्ट जो आता है उसको बोलते हैं रिएक्शन। जैसे इस बॉडी ने एक्शन किया मतलब इसका वेट कहाँ लगा, नीचे। हम फोर्स लगाते हैं, किसी को थप्पड़ लगाया इट मींस फोर्स लगाया। मैं ग्राउंड पे खड़ा हूं तो मैंने फोर्स कहाँ लगाया, नीचे, मतलब mg। तो मैंने अगर एक्शन नीचे किया है तो रिएक्शन नीचे से कहाँ होगी, ऊपर। ठीक है, ये जो रिएक्शन है इसका नाम बोला नॉर्मल रिएक्शन। अब वर्ड अगर हम नॉर्मल यूज कर रहे हैं तो अच्छे से देखना बेटे, बार बार यूज होगा। नॉर्मल का मतलब, मेरा हाथ नजर आ रहा है सबको, इसका नॉर्मल परपेंडिकुलर ये पेन होगा। ये पेन ही क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है, इसकी नॉर्मल रिएक्शन। अगर इस हाथ को मैं ऐसे कर देता हूँ, देखो चेंज कर रहा हूँ, वैसे वैसे कौन चेंज हो रही है, नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। जब भी ऑब्जेक्ट अगर सीधा थी हो गया, अगर इसको इंक्लाइंड करता हूँ ऐसे लाता हूँ, ये चेंज हो रही होगी चेंज, ये नॉर्मल रिएक्शन चेंज हो रही। क्लियर हुआ बेटे, नॉर्मल रिएक्शन का मतलब होता है उसके ऊपर परपेंडिकुलर आएगी। ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये mg है। क्लियर हुआ, अच्छा। इस बॉडी को अगर इधर में चलाता हूँ, P का नाम आपको बताया कौन होता है, अप्लाइड फोर्स। और बेटे इस बॉडी के और ग्राउंड के बीच में जो फोर्स लगेगा, अपोजिंग फोर्स, उसका नाम क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। चार चीजें हैं, इसका वेट डाउनवर्ड, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, इधर कौन है, अप्लाइड फोर्स, पीछे कौन है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब आप सुनिए क्या कहता है, हमने लिखा F डायरेक्टली R लिखा है, सुनो बेटे। अब हम क्या कहते हैं यहाँ से, F डायरेक्टली R का मीनिंग बेटे, जितना ज्यादा बॉडी का वेट होगा, सुनना, जितना ज्यादा वेट होगा उतनी ज्यादा कौन आएगी, नॉर्मल रिएक्शन। और आप मुझे बताइए, अगर बॉडी का वेट ज्यादा है तो उसको मूव करवाना आसान है या हार्ड है, आप बोलोगे सर उसको मूव करवाना तो हार्ड है। जितना ज्यादा वेट होगा उसको मूव करवाने के लिए उतना ही हमें क्या लगाना पड़ेगा, अप्लाइड फोर्स। एक गाड़ी है, एक गाड़ी, छोटी गाड़ी और एक ट्रक है, दोनों को मूव करवाना है फोर्स लगा के हमने। तो देखिए गाड़ी को मान लीजिए 2 आदमी मूव करवा सकते हैं और ट्रक को करवाएंगे 4। क्या कारण है, गाड़ी का वेट कम है और ट्रक का वेट ज्यादा है। मतलब जितना ज्यादा वेट होगा अप्लाइड फोर्स उतना ही ज्यादा लगेगा, और अगर अप्लाइड फोर्स ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा होगा। तो आपका आ गया डायरेक्टली आ गया। mg ज्यादा है तो अप्लाइड फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, अप्लाइड फोर्स ज्यादा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी उतना ही ज्यादा होगा, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा है तो ये डायरेक्टली आपको बता ही रहा है कि नॉर्मल रिएक्शन। तो बेटे एक लाइन में पढ़िए कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है बेटे, अगर यहां से भी समझ में नहीं आया तो दूसरे मेथड से समझा देता हूं, P ज्यादा कैसे होगा। बेटे आपने पढ़ा है F बराबर M में, ये क्वेश्चन दो टाइप से आता है। एक थर्ड ए में आता है जो पढ़ा चुका हूं,
और एक फ्रिक्शन जो पढ़ा रहा हूं, दोनों जगह एक ही क्वेश्चन है। हैवी बॉडी को मूव करवाना डिफिकल्ट है, क्यों? दोनों रीजन सही है। हैवी बॉडी को मूव करवाना डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि वहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा। दूसरा, हैवी बॉडी को मूव करवाना डिफिकल्ट इसलिए है, देखो बोर्ड पे, क्योंकि हैवी वर्ड बोल दिया तो उसका मास क्या होगा? ज्यादा। हैवी बॉडी का मास क्या होगा? ज्यादा। और ज्यादा मास है तो फोर्स हमें क्या लगाना पड़ेगा? ज्यादा। इसलिए हैवी बॉडी को मूव करवाना हार्ड है, डिफिकल्ट है। किसके कंपैरिजन में बेटे? लाइट बॉडी के कंपैरिजन में। तो पहला ला आपका यही से प्रूव होता है। क्या है ला? कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। सेकंड ला दे भाई, कौन अनम्यूट कर रहा है? सरगम बेटे। सेकंड बहुत अच्छे से सुनना, ध्यान यही रखना, अच्छे से सुनना। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसकी डायरेक्शन ऑलवेज अपोजिट होती है डायरेक्शन ऑफ मोशन। अच्छे से सुनना। अच्छे से सुनने का मतलब एक लाइन में बोल दे इसका मीनिंग ये मत समझना खत्म हो गया, नहीं बेटे। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन मोशन से अपोजिट होती है। इसका मीनिंग क्या है? कि जिधर आपकी गाड़ी चल उससे अपोजिट होगी। उसमें क्या है? उसमें मीनिंग सुनना। अपनी गाड़ी, साइकिल मानो, साइकिल को आप चलाते हो, तो जो आप साइकिल को चलाते हो इट मींस कौन सा पहिया साइकिल को चला रहा है? कौन सा पहिया चलाएगा बेटे? अगर आप एक बच्चा अनम्यूट करके बताइए, कौन सा पहिया गाड़ी साइकिल को चलाता है, फ्रंट या बैक? बैक। बैक, वेरी गुड। पीछे वाला पहिया ऑलवेज साइकिल को चलाता है। इट मींस जब आप पैडल लगाते हो, पैडल पैडलिंग वर्ड बोलते थे, पैडलिंग या पैडल लगाना, तो बेटे पैडल जब लगाते हैं तो जो फोर्स लगाया पिछले वाले टायर पे लगा। इस वजह से पीछे वाला टायर, मेरे हाथ की रिएक्शन देखे ना, पीछे वाला टायर ऐसे घूमेगा। साइकिल जा रही है आगे उधर, पर टायर घूम रहा है ऐसे, तो टायर घूम के कहाँ रहा है? पीछे आ रहा है कि आगे? टायर घूम के ऐसे ऐसे आया पीछे। पीछे वाला जो टायर है वो घूम के आ रहा है पीछे, मतलब पीछे वाले टायर का मोशन फॉरवर्ड है या बैकवर्ड? बोलो बेटे। अरे अनम्यूट करके आप बोलो। टायर मैंने कहा ये है, मूव करके यहाँ आया, कहा आया? पीछे आया कि आगे? पीछे। तो बैकवर्ड जो पीछे वाला टायर है उसका मोशन कहाँ है? पीछे। तो पीछे वाले टायर में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ लगता है? अब आप कहोगे सर साइकिल तो आगे चली, बिल्कुल चली है, बट मोशन जिसके कारण पॉसिबल है, टायर पीछे वाला तो घूम के आया कहाँ? पीछे, तो उसमें फ्रिक्शन कहाँ है? आगे। और अगले वाले टायर में बेटे, अगले वाले पे कोई फोर्स हम नहीं लगा रहे, इट मींस वो टायर कहाँ चल रहा है? आगे, तो उसमें फ्रिक्शन कहाँ है? पीछे। एक किसी बच्चे ने सुना हो गाड़ियों में, साइकिल की तरह गाड़ियां भी होती हैं, गाड़ियों में अपने वैसे बोलूं तो बेटे चाल वर्ड बोलते हैं। चाल का मीनिंग जो गाड़ी को चलाती है, गाड़ी जो टायर गाड़ी को चलाते हैं, फ्रंट चलाते हैं, बैक चलाते हैं, जो भी चलाते हैं अलग अलग होता है। 4x4 सुना हो, 4 एक काम करते हैं। जिनके अंदर जिसके कारण गाड़ी चलती है तो बेटे वो कहाँ चलेगा? पीछे। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ आएगा? आगे। और आगे वाले जो टायर हैं वो आगे चल रहे हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ आएगा? पीछे। ठीक है, तो सिंपल सा वर्ड ये पूछ ले कि साइकिल चल रही है तो उसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या है, तो आप आंसर क्या बोलोगे? सर बैकवर्ड डायरेक्शन। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा अगर साइकिल के मोशन की बात की जाए और डायरेक्शन पूछ ली जाए तो एक लाइन में आंसर होना चाहिए, साइकिल आगे चल रही है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का है? पीछे, बैकवर्ड। अगर वो पूछे रोड और टायर के बीच में, रोड और टायर के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, देखो रोड, रोड तो प्लेन है, टायर घूम के कहाँ रहे? पीछे, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ मिलेगा? ठीक है, टायर घूम के आएगा पीछे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ मिलेगा? आगे। दो ला हो गए। दूसरा क्या कहता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तीसरा ला बोलता है बेटे इट इज इंडिपेंडेंट अपॉन सरफेस एरिया, जो शुरू में बोला था। तीन ला। फोर्थ ला कहता है इट विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल एंड नेचर ऑफ सरफेस, कि कौन सा सरफेस है,
सरफेस मतलब आपका प्लेन रोड है कि टूटा हुआ रोड है, टाइल का है, उसके ऊपर गाड़ियां चलेंगी तो हर के ऊपर अलग अलग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आता है। मतलब नेचर ऑफ मटेरियल, किस चीज का मटेरियल है। दूसरा नेचर ऑफ सरफेस, सरफेस कैसा है कि आप गाड़ी, कौन सी गाड़ी मूव कर, स्लाइड करवाना है, एक लकड़ी को हम रोड के ऊपर स्लाइड करवाते हैं, एक स्टील को स्लाइड करवाते हैं। अलग अलग मटेरियल अगर स्लाइड करवाओगे तो सभी एक तरीके से स्लाइड नहीं होंगे, मूव नहीं होंगे, क्योंकि उनके भी